नमस्कार। आज हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और लेखों में गोता लगा रहे हैं। ये द्वितीय विश्व युद्ध के एक बहुत ही विनाशकारी अध्याय के बारे में है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। हमारे पास मिशन लॉग्स हैं, कुछ वैज्ञानिक विवरण और ऐतिहासिक विश्लेषण भी हैं। तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये सब कैसे हुआ और इसका क्या मतलब था। तो कहानी शुरू होती है 1942 से, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, नाजियों से पहले परमाणु बम बनाने की एक बहुत ही गुप्त दौड़। बिल्कुल। और सालों की मेहनत के बाद जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण सफल रहा। हाँ, ट्रिनिटी टेस्ट, मतलब हथियार काम करता था। और इसी सफलता की खबर राष्ट्रपति ट्रूमैन को मिली जर्मनी के पोट्सडैम शहर में। वो वहां चर्चिल और स्टालिन के साथ बैठक कर रहे थे। अच्छा, तो ये खबर वहीं मिली उन्हें। हाँ, और इस खबर ने ना बातचीत का पूरा माहौल ही बदल दिया। ट्रूमैन ने स्टालिन को बस थोड़ा गोलमोल तरीके से बताया कि अमेरिका के पास एक जबरदस्त खतरनाक हथियार है, गोलमोल। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि जासूसी के जरिए स्टालिन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था। अरे हाँ, तो शायद पोट्सडैम में शक्ति का संतुलन वैसा नहीं था जैसा ट्रूमैन सोच रहे थे। ये तो दिलचस्प है। इसके कुछ ही दिन बाद 26 जुलाई को पोट्सडैम घोषणा आई। बिल्कुल, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने मिलकर यह घोषणा जारी की। इसमें क्या था? इसमें जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा गया था। साफ चेतावनी थी, वरना तत्काल और पूर्ण विनाश। और जापान? टोक्यो में नेतृत्व बटा हुआ था, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर वो दिन आ गया। हाँ, 6 अगस्त 1945। एनोला गे, वो B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमान। हाँ, उस जमाने के सबसे एडवांस्ड बम वर्षकों में से एक। वो टिनियन द्वीप से उड़ा। और उसमें था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय? एक यूरेनियम 235 फिशन बॉम्ब, मतलब जो यूरेनियम एटम्स को तोड़कर भयंकर ऊर्जा पैदा करता है। और लक्ष्य हिरोशिमा। हाँ, हिरोशिमा। क्योटो को उसके सांस्कृतिक महत्व की वजह से हटा दिया गया था। और टोक्यो? टोक्यो पर पहले ही बहुत बमबारी हो चुकी थी, तो हिरोशिमा को चुना गया जानबूझकर, ताकि बम के असर का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सके। बिल्कुल। सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर यही प्लान था। मिशन प्लानिंग बहुत सटीक थी, मौसम भी साफ था। सुबह 8:15 बजे, सुबह 8:15 बम गिराया गया। ये जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर फटा। 600 मीटर। और ताकत? लगभग 15 किलोटन TNT के बराबर। 15 किलोटन, यानी 15,000 टन पारंपरिक बमों जितनी। हाँ, बिल्कुल। इसका असर तो भयानक ही हुआ होगा। भयानक से भी परे। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी, भयंकर धमाका और फिर एक आग का गोला जिसने रास्ते में आई हर चीज जला दी। शहर का बड़ा हिस्सा तो पल भर में मलबे में बदल गया होगा। हाँ, कंक्रीट की इमारतें ढह गईं, हजारों लोग तो तुरंत मारे गए। और वो मानवीय छाया वाली बात? हाँ, वो बहुत भयानक है। कुछ लोगों के शरीर तो जैसे भाप बन गए और उनकी स्थायी मानवीय छाया दीवारों और फुटपाथों पर छप गई। बाप रे। ये उस भयानक गर्मी और रोशनी की वजह से हुआ जहां शरीर ने एक तरह से ढाल का काम किया। कल्पना करना भी मुश्किल है। और मरने वालों का आंकड़ा? 1945 के अंत तक ही ये आंकड़ा 1,40,000 से ज्यादा पहुंच गया था। 1,40,000? हाँ, और ये सिर्फ 1945 तक का है। रेडिएशन का असर लंबे समय तक रहा, जिससे बाद के सालों में और भी मौतें हुई। उसी दिन बाद में ट्रूमैन ने फिर चेतावनी दी। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर जापान अब भी सरेंडर नहीं करता तो उसे हवा से तबाही की ऐसी बारिश का सामना करना पड़ेगा जैसा इस धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन जापानी नेतृत्व तब भी बटा रहा। हाँ, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। तो फिर कहानी का अगला दुखद अध्याय आया, 9 अगस्त। बिल्कुल। एक और मिशन, इस बार विमान का नाम था बॉक्सकार। और बम था फैटमैन। ये प्लूटोनियम आधारित था और लिटिल बॉय से ज्यादा शक्तिशाली। प्लूटोनियम वाला, मतलब अलग टेक्नोलॉजी। हाँ, ये इम्प्लोजन टाइप बम था, थोड़ी ज्यादा जटिल तकनीक। पहला निशाना कुकुरा शहर था। लेकिन कुकरा पर बम नहीं गिरा। नहीं, इस मिशन में शुरू से ही दिक्कतें थी। एक तो वो बॉक्सकार के फ्यूल पंक्स में कुछ खराबी थी। अच्छा। और फिर जब वो कुकुरा पहुंचे तो शहर घने बादलों और धुएं में छिपा था। धुएं में? हाँ, कुछ तो मौसम की वजह से और शायद कुछ पास के स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने जानबूझकर कोलतार जलाया था। अच्छा, तो उन्होंने निशाना बचाने की कोशिश की? शायद 3 बार कोशिश की, लेकिन निशाना दिखा ही नहीं।
तो आखिर में उन्हें कुकुरा छोड़ना पड़ा। और वो नागासाकी गए। हाँ, इसी को बाद में कुकुरा की किस्मत कहा गया। एक शहर बच गया किस्मत से। हाँ, पर नागासाकी पर भी बादल थे। फिर कैसे गिराया बम? ऐन मौके पर बादलों में एक दरार दिखी, बस एक पल के लिए। और उसी में हाँ, बम्बार्डियर कैप्टन कर्मिट बिहान को निशाना कंफर्म करने का मौका मिल गया। सुबह 11:01 पर बम गिराया गया। और 11:02 फटा। ठीक 1 मिनट बाद। फैटमैन नागासाकी के ऊपर फटा। इसकी ताकत करीब 21 किलोटन थी। 21 किलोटन? लिटिल बॉय से भी ज्यादा। हाँ, काफी ज्यादा। तबाही फिर से भयानक थी और शहर का एक बड़ा हिस्सा पल भर में नष्ट हो गया। नागासाकी में कितने लोग मरे गए? अनुमान है कि 1945 के अंत तक लगभग 60,000 से 80,000 लोग। हे भगवान। और एक और अहम बात हुई थी इसी बीच। क्या? इससे ठीक पहले 8 अगस्त की रात को सोवियत संघ ने जापान के कब्जे वाले मंचूरिया पर हमला कर दिया था। अच्छा, सोवियत संघ भी युद्ध में कूद पड़ा। हाँ, और इसने जापान की सोवियत मध्यस्थता से शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी तोड़ दी। तो अब 2 परमाणु हमले और सोवियत हमला। बिल्कुल। हाँ। इस दोहरी मार के सामने सम्राट हिरोहितो ने आखिरकार हार मान ली। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया। हाँ, बिना शर्त आत्मसमर्पण की घोषणा की। और 2 सितंबर को टोक्यो खाड़ी में यूएसएस मिजोरी पर औपचारिक दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। हाँ, वो भयानक युद्ध खत्म हुआ। इन घटनाओं को अब लगभग 80 साल हो गए हैं। हाँ, लगभग 80 साल। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु युग की शुरुआत के बहुत दर्दनाक प्रतीक बन गए हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान ने कैसी विनाशकारी शक्ति बना ली है। बिल्कुल। और आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये बमबारी वाकई आत्मसमर्पण के लिए जरूरी थी या फिर सोवियत आक्रमण का ज्यादा असर था। हाँ, ये बहस जारी है, कोई आसान जवाब नहीं है। और ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इन भयानक घटनाओं से सीखे गए सबक, क्या वो सबक वाकई भविष्य में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को रोक पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, उम्मीद तो यही है कि हिरोशिमा और नागासाकी पहली, आखिरी और एकमात्र बार थे जब परमाणु हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल किया गया। उम्मीद यही करते हैं।